सुनो, पीएच मान चल रहा था और पीएच के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। देखो, पीएच की जो खोज की थी वो तो की थी किसने? सोरेनसन ने, ठीक है। और इसमें पी का मतलब होता है शक्ति या पोटेंस, इसका मतलब है शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब यह है, यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। समझ में आ गया? H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा, और H प्लस आयन की सांद्रता जितनी कम होगी उतना ही पीएच का मान अधिक होगा। क्योंकि यह वाली बात मैंने तुम्हें कल दोबारा से मैं बता देता हूं। यह मान के चलो कोई कंपटीशन चल रहा है, समझ में आ रहा है, और यह एक लट्ठा मान लो आप, और इस लट्ठे में एक छेद किया गया है, समझ में आ रहा है। इसमें से क्या सिस्टम है कि इधर 7 मीटर लंबी रस्सी है और इधर भी 7 मीटर लंबी रस्सी है, मतलब टोटल रस्सी की लंबाई कितनी है? 14 मीटर। कितनी है? जिसमें से इधर दे रखी है H प्लस को और इधर दे रखी है OH। इनकी नंबरिंग करें अगर अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने कहा है टोटल लंबाई कितनी है तुम्हारी? सॉरी, रस्सी की 14। अगर OH माइनस की सांद्रता ज्यादा, मतलब रस्सी इसने इधर खींच ली, इसका मतलब H प्लस आयन का मान ऑटोमेटिक कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टोटल मान मैं बता चुका हूं तुम्हें 14 होता है। अगर मैं तुमसे इसी के आधार पर पूछता हूं कि मुझे बताना कि अगर विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी, समझ लेना पहले, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का मान क्या होगा? समझ में आ गया? अगर सांद्रता बढ़ रही है H प्लस आयन की तो पीएच का मान क्या होगा? कम। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा? पीएच का मान बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब OH माइनस आयन बढ़ेगा, और अगर यह बढ़ेगा तो पीएच का मान कम होगा। समझ में आई बात? तो इतनी सी बात मैं तुम्हें कल बता चुका था, और यह बताया था मैंने तुम्हें इसके बारे में कि जो 7, जिस भी विलयन का मान पीएच मान 7 आ जाता है उसको उदासीन विलयन कहते हैं। अगर जल होगा तो आसुत जल या शुद्ध जल कहा जाता है। यानी इसमें कोई भी मुक्त आयन नहीं पाया जाता है, ना तो H प्लस आयन और ना ही OH माइनस आयन। क्यों? कि H प्लस आयन पाया जाता तो अम्लीय हो जाता, और OH माइनस आयन पाया जाता तो कैसा हो जाता? बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? अब इसी के आधार पर तुम्हें एक काम करना, यह तो तुम्हारा हो ही गया है, मैं लिखा देता हूं। कुछ हमने तुम्हें ऑलरेडी यह बताए थे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ऐसे कुछ बताया था, तो लिख लो। प्रबल क्षार कौन होता है, प्रबल अम्ल कौन होता है? इसमें कुछ लिखाना तो नहीं था क्या? कुछ छोड़ा था कलम में? हाँ, पहले लिखो इसके बारे में, पीएच के बारे में लिखो। पीएच के बारे में लिखो। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल, पीएच स्केल का निर्माण किया गया। पीएच स्केल का निर्माण किया गया। समझ में आ गया? यानी कोई विलयन है, उस पीएच तो मैंने बता दिया क्या होता है, वो मान होता है। अब यह लिखाइए पीएच स्केल के बारे में मैंने। अब तुमसे कोई पूछता है पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस युक्ति या डिवाइस का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। समझ में आ गया? आगे लिखो। क्या बेटा? नहीं, ये तो हो गया पीएच स्केल। अब इसमें लिखो और आगे पीएच स्केल में अगली लाइन से लिखना है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती हैं। जीरो से लेकर 14 तक संख्याएं होती हैं। पीएच स्केल में, पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच आता है, 0 से 7 के बीच आता है, तो उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। तो उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। इसे अम्लीय विलयन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, नेक्स्ट लाइन से। जिस विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच आता है, 7 से 14 के बीच आता है, तो उस विलयन को क्षारीय विलयन कहते हैं। समझ में आ गया? अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 0 से और 7 के मध्य आ रहा है तो वो कैसा होगा, अम्लीय। और अगर उसका मान 7 से 14 के मध्य आता है, बीच में आता है, तो वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। अगला एक और कौन डाल के लिखो नई लाइन से। जिस विलयन का पीएच मान 7 आता है, जिस विलयन का पीएच मान कितना आता है, 7, फिक्स 7 आ जाए तो उसके लिए 7 आता है, तो उस विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीन विलयन कहते हैं।
कुछ पदार्थों के पीएच मान हेडिंग लिखो, नहीं ऐसे मत लिखो। प्रबल अम्ल का पीएच, प्रबल अम्ल व पीएच मान। देखो प्रबल अम्ल होगा वो तो होता है आपका HCl और इसका पीएच मान 0 से 1 के मध्य माना जाता है। दूसरी कंडीशन में लिखेंगे अपन प्रबल क्षार, व पीएच, और प्रबल क्षार में आप ले सकते हो NaOH और इसका पीएच मान कितना होता है 14। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। अब तुम सोच रहे होंगे दुर्बल को क्यों नहीं लिखा रहे, दुर्बल में कई सारे आते रहते हैं। ठीक है, तो दुर्बल का तो कोई दुर्बल नहीं है। हल्का क्षारी है तो वो दुर्बल में ही आ जाएगा और हल्का अम्लीय है तो वो दुर्बल में आ जाएगा। हो गया। अब लिख लो तुम, सबका हो गया इतना। देखो कुछ पदार्थों के पीएच मान, कुछ पदार्थों के पीएच मान। पीएच मान और इधर में प्रकृति और कर देना। प्रकृति वही है जो मैंने अभी तुम्हें समझाई थी, 0 से 7 अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अभी आवाज नहीं बेटा। देखो सबसे पहले दे रखा है बुक में लार, किसका पीएच? लार का। और यह पूछ रहा है खाने से पहले, और खाने से पहले होता है 7.4। प्रकृति कैसी होगी? हल्की क्षारीय। या 7.2 भी बोल सकते हैं। लार खाने के बाद, अब देखो इसमें नॉर्मली 6.4 रखा गया है इसको, और यह कैसा होगा? हल्का अम्लीय। मेरी बात और सुन लेना, जो मैं यहां पर मान लिख रहा हूं ना, यह निश्चित नहीं है, पॉइंटों में ऊपर नीचे होते रहते हैं। यह तो मैं सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है? कहीं तुम्हें एवरेज भी निकला हुआ मिलेगा इन दोनों का 6.8। समझ में आ रहा है कुछ? तो तुम यह मत समझ लेना कि वो गलत है या मैं गलत हूं। कोई गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बार और प्रत्येक की लार का पीएच मान 6.4 नहीं बैठेगा। क्योंकि तुमने एक कंडीशन और सुनी होगी, दांतों का चरण सुना है, उसमें पीएच मान कितना हो जाता है? 5.5 से कम, तो उसका लार का पीएच मान तो 5 से कम चला, 5.5 से कम चला गया। तो ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए फिक्स रहे, लेकिन हाँ अनुमानित इतना रहता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अगर तुमसे कोई पूछ ले कि खाना खाने के बाद लार किस प्रकृति की होती है, तो क्षारीय होती है, सिर्फ ये याद रखना है। तुम इंपोर्टेंट बात यह है। समझ में आ रहा है? अगला नींबू का रस, नींबू का रस। और देखो नींबू के रस का जो पीएच मान है वो 2.2 से लेकर के 2.6 तक कहीं भी मिल सकता है।
2.2, 2.4, 2.6, तो मैं लिखा देता हूं 2.2। और यह कैसा होगा? अम्लीय। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नींबू भी दो प्रकार के आने लगे हैं मार्केट में। अब इतना बड़ा नींबू आने लगा, इतना संतरा आता है ना। अब बताओ कि संतरे जितने उसमें इतने पीएच मान कैसे हो सकता है? इसमें नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। हाँ, रियलिटी में वही होता है। अब उसके बाद से रंग रहित बातित पेय, आवाज नहीं, रंग रहित बातित पेय। पहले तो इसका मतलब समझ लो, आवाज नहीं। इसका मतलब है जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, जो आजकल तुम्हें डिब्बे या पैकेटों में मिलते हैं पीने के लिए, वो वाले पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला समझते हो, पेप्सी, जितनी भी, और ये तुम्हारी रेड बुल वगैरह ऐसे कुछ आता है ना, वो सभी होती हैं रंग रहित बातित पेय। और उनका पीएच मान भी कोई फिक्स नहीं है। अब इनका तो मैं लिख देता हूं 3.5 लिख दो, चलो। अब ये आवश्यकता के अनुसार अलग अलग मिलेंगे। अगला, अरे शाबाश, हद कर दी आपने। जब तुम्हें पीएच का मान पता है तो तुम खुद भी लिख सकते हो यार। उसके बाद है गाजर का रस। किसका रस? तगड़ा ही पूछा है। अब देखो, गाजर के रस का पीएच मान लगभग 6 लिख लो। कितना होता है? अब मैंने क्या लिखा है? गाजर का रस सही है, चलो। वैसे 5.8 भी मान लेते हैं इसको। एग्जाम के लिए याद नहीं करने तुम्हें, नो टेंशन, डोंट वरी अबाउट इट। कॉफी का होता है आपका 5। कॉफी सुनी है कभी? ए, टमाटर का रस, इसका कितना होता है? टमाटर के रस का, अच्छा, कितना होता है? 4। चाय का और टमाटर का समान होता है। अगर कभी पूछ ले, चाय का और टमाटर का इक्वल रहता है। और नल का जल, किसका जल? मजे ले रहा है हमारे। नल का जल, इसका पीएच मान तो हम 7 मानेंगे, क्योंकि हमारे घर तो प्योर वाटर है, आशुद्ध जल। कैसा जल है? आशुद्ध जल। उसके बाद है NaOH का लिखा चुके हैं अपन लोग पहले ही। NaOH भाई साहब, इधर में अभी तो बहुत सारा कॉफी का अम्लीय लिख दो भाई साहब। आवाज नहीं बेटा, यह भी अम्लीय। क्या लिख रहा हूं?
दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब थोड़ी देर ध्यान से मेरी तरफ देखो और सुनो। यह तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे जीवन में या हमारे पर्यावरण में पीएच का क्या महत्व है। तो सबसे पहली वाली बात बता दूं मैं, प्रत्येक जीव एक निश्चित पीएच परास पर ही जीवित रह सकता है। अगर उससे ज्यादा पीएच परास या उससे कम पीएच परास किया तो उसको जीवन जीने में कठिनाई आने लगती। पहली बात तो यह बात समझ में आई। मैंने बोला प्रत्येक जीव एक निश्चित पीएच परास पर ही जीवन यापन कर सकता। लिखो इस बात को, प्रत्येक जीव एक निश्चित परास पर, एक निश्चित पीएच परास पर, एक निश्चित पीएच परास पर जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन करते हैं। पीएच का मान परिवर्तित होने पर, पीएच का मान परिवर्तित होने पर जीवधारियों का जीवन यापन, जीवधारियों का जीवन यापन कठिन हो जाता है। जीवधारियों का जीवन यापन कठिन हो जाता है। समझ में आई ये बात। मैंने बोला है प्रत्येक जीव एक निश्चित पीएच परास पर कार्य करता है। जैसे अगर मानव के लिए बात की जाए तो मानव शरीर का पीएच परास क्या है, 7 से लेकर के 7.8 तक। अगर इससे अधिक या कम किया तुमने तो तुम्हारे मतलब जीवन में भी कुछ दिक्कतें आने लग जाएंगी। जैसे कुछ बीमारियां हो जाएंगी या कुछ भी हो सकता है। सीधी सी बात यह, मतलब परेशानी तो आएगी। समझ में आ रहा है। नीचे लिखो नई लाइन से, मानव शरीर का पीएच परास, मानव शरीर का पीएच परास पीएच परास 7 से 7.8 के मध्य होता है। सात से 7.8 के मध्य होता है। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा। क्या डालेंगे, अम्लीय वर्षा। अभी लिखो इसमें अम्लीय वर्षा में, चाहे पहले सुन लो मेरी बात को। अम्लीय वर्षा क्यों होती है और कैसे कार्य करती है, यह तो तुम सभी जानते हो कि बाष्पीकरण के कारण बादल बनती हैं और वो बादल संघनित रूप लेकर के पानी के रूप में बरसते रहते हैं। तो जब के होता क्या है कि जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी कुछ गैसें पानी के संपर्क में आ जाती हैं, मैंने क्या बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें जब जल के संपर्क में आ जाती हैं तो उस जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है।
और जब इसके जल का मान 5.6 से कम होता है तो इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अगर तुमसे कोई पूछता है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है तो तुम बता सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड के। बोलो बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो लिखो ठहरना लियो अम्लीय वर्षा में लिखो वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नई लाइन से लिखना अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाई ऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड। बोलो बात समझ में आ गई? अगर तुमसे कोई पूछता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं तो जब वर्षा के जल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा क्यों होती है, किस कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। समझ में आ गया? आगे लिखो नई लाइन से अम्लीय वर्षा होने पर अम्लीय वर्षा होने पर खेतों में अम्लता का मान बढ़ जाता है। अम्लता, अम्लीयता कर दो यार, अम्लीयता अच्छा ना लग रहा। अम्लता, खेतों में अम्लीयता का मान बढ़ जाता है। अम्लीयता का मान बढ़ जाता है जो जो खेतों के पोषक स्तरों में, जो खेतों के पोषक स्तरों में कमी करता है। पोषक स्तरों में कमी करता है। कमी करता है। देख लिया सबने? इसको दूर करने के लिए किसान, इसको दूर करने के लिए किसान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोष्टक में लिख लेना ये वाला CaOH का उल्टा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते हैं। समझ में आई बात? अब नई लाइन से एक और लाइन लिख लो। चलो अम्लीय वर्षा का जल, नई लाइन से नया पॉइंट, अम्लीय वर्षा का जल अम्लीय वर्षा का जल
जल जीवधारियों पर जल जीवधारियों पर जल जीव जल जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जल जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और उनका जीवन यापन दुर्लभ हो जाता है। उनका जीवन यापन दुर्लभ हो जाता है।